नमस्कार दोस्तों, अगर ये मोनू मानेसर न होता, अगर ये बजरंग दल का नेता न होता, अगर इसके पीछे वीएचपी और बीजेपी न होती, तो भी क्या इसे जांच से पहले क्लीन चिट देने के लिए जुटी भीड़ भारत माता की जय के नारे लगा रही होती? अगर ये मोनू मानेसर न होता, तो भी क्या इसकी गिरफ्तारी से पहले एक राज्य की पुलिस को ऐसी धमकी मिल रही होती? ऐसी धमकी कि खबरदार, अगर राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर या उसके साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, गांव आने की हिम्मत की, तो आएगी तो अपने पांव से, लेकिन अपने पांव पर वापस नहीं जाएगी। सुनिए, अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया, तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। राजस्थान पुलिस को खुलेआम यह धमकी मानेसर में हुई एक हिंदू महापंचायत में दी गई। इस महापंचायत का आयोजन दो मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में नामजद मोनू मानेसर के समर्थन में किया गया था। सैकड़ों लोगों की भीड़ में नारेबाजी हुई, भाषणबाजी हुई और पुलिस को चेतावनी दी गई। मोनू की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए फंड बनाने का भी ऐलान किया गया। भारत माता की जय के नारों के बीच उस शख्स को बचाने के लिए भीड़ जुटी आज, जिसकी तलाश जुनैद और नासिर नाम के दो युवकों की हत्या के मामले में की जा रही है। मानेसर और गुरुग्राम इलाके में मोनू के समर्थन में 3 दिनों से बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। कल भी हुआ, परसों भी, और उसके एक दिन पहले भी। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2 युवकों को मार पीट कर जिंदा जला देने की घटना के बाद भी नामजद आरोपी को बचाने के लिए कितनी ताकत झोंकी जा रही है। जहां यह पंचायत हुई वो इलाका हरियाणा में है, जहां मुकदमा दर्ज हुआ है वह राजस्थान में है, भरतपुर। राजस्थान पुलिस ही मोनू मानेसर समेत उसके बाकी साथियों की या आरोपियों की तलाश कर रही है। जब राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर की तलाश करने उसके गांव गई तो हाईवे को जाम। आज मानेसर में महापंचायत बुलाई गई थी मोनू के समर्थन में, लेकिन जैसे ही खबर आई कि मोनू मानेसर के घर पे छापेमारी चल रही है, उसके बाद से पंचायत के जितने भी लोग थे, इस पूरे दिल्ली जयपुर की तरफ जाने वाला जो राजमार्ग है इसको बाधित कर दिया है और ये धरने पर बैठ गए हैं। और खट्टर सरकार से अपील की जा रही है कि जिस तरीके से मोनू मानेसर के इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जुनैद और नासिर के परिवार वालों से मुलाकात की है और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। राजस्थान पुलिस मोनू और उसके साथियों की तलाश में जुटी है। अब तक एफआईआर में नामजद रिंकू सैनी नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को काफी जानकारियां भी मिली है, लेकिन बाकी 8 आरोपियों की अभी गिरफ्तारी होनी है। उन्हीं में से एक मोनू मानेसर भी है। राजस्थान पुलिस की कई टीमें हरियाणा पुलिस से तालमेल करने में जुटी है। हालांकि आरोप यह भी लग रहे हैं कि हरियाणा पुलिस जैसे उसको सहयोग करना चाहिए वैसे नहीं कर रही है। कौन है ये मोनू मानेसर? शायद अब तक आप जान चुके होंगे। वही गोरक्षा के नाम पर हथियारबंद गैंग चलाने वाला मोहित यादव, जिसे इलाके के लोग मोनू मानेसर के नाम से जानते हैं। वही मोनू मानेसर जिस पर भरतपुर के जुनैद और नासिर की बुरी तरह से पिटाई के बाद जलाकर मार डालने के आरोप है। वही मोनू मानेसर जो हरियाणा के कई जिलों में प्राइवेट आर्मी बनाकर कथित तौर पर गो तस्करों को पकड़ता है, कानून अपने हाथ में लेता है और हरियाणा पुलिस की मिलीभगत से हथियारबंद दस्ता बनाकर कई जिलों में सक्रिय रहता है। मोनू मानेसर हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाया गया है उसका सदस्य है और पुलिस वालों की मिलीभगत से हथियारबंद गोरक्षकों की आर्मी चलाता है। कट्टर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना फिरता है, चैनलों को इंटरव्यू देता है, कई गाड़ियों के काफिले के साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर चलता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर न जाने क्या क्या कहता है, सीधे मारने की बात करता है, हिंदुत्ववादी मीडिया के संपर्क में रहता है,
हिंदू राष्ट्र के पैरोकारों की तरफ मुहिम चलाता है। और ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे सरकार और पुलिस की खुली छूट है। अब उसी मोनू मानेसर की तलाश राजस्थान पुलिस कर रही है और उसे बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र के पैरोकारों की तरफ से ऐसी पंचायतें हो रही है। ऐसे ही गोरक्षकों के लिए पीएम मोदी ने 2016 में एक चर्चित बयान दिया था जिसकी बहुत तारीफ हुई थी। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि गोरक्षक के चोले में एंटी सोशल एलिमेंट अपनी बुराइयां छिपाते हैं, गोरक्षा के नाम पर दुकान चलाते हैं। एक बार पहले मोदी जी को सुनिए, फिर आगे की बात, ताकि आपको पता चले कथनी और करनी का फर्क क्या है। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी बुराइयों को से बचने के लिए वैसे गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। लेकिन मोनू जैसे कथित गोरक्षकों पर उनका यह बयान आज भी मुफीद बैठता है। खुद मोदी जी ने कहा था, पीएम मोदी ने, कि मैं तो राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे गोरक्षकों का डोजियर निकालें और जांच करें। तो क्या हरियाणा सरकार देर से ही सही मोदी जी की नसीहतों पर अमल करेगी? हरियाणा में बीजेपी, मोदी जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता, वैसे मोदी जी नसीहतें देते रहते हैं। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी के ही कुछ लोग या ज्यादातर लोग उन पर अमल नहीं करते। कभी कभी तो अपने बयानों में मोदी जी भी अमल नहीं करते। जब कपड़ों से पहचाने जाने वाले बयान दे देते हैं या प्रज्ञा ठाकुर जैसों के लिए मन से माफ न करने की बात कहकर माफ कर देते हैं। खैर, मोदी जी का तो काम है कभी कभी ऐसी बातें करते रहना, और ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादियों का काम है अपने एजेंडे के हिसाब से चालू रहना, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गिरफ्तारी या उनके खिलाफ कार्रवाई आसानी से नहीं होगी। फिर लौटते मोनू मानेसर पर और जुनैद नासिर हत्याकांड पर। अब यह तो पुलिस की जांच से ही पता चलेगा कि जुनैद और नासिर की हत्या में किसका क्या रोल था, लेकिन एक बात तो साफ है कि उसे हरियाणा के फिरोजपुर झिड़का इलाके में कथित गोरक्षकों ने पकड़ा, गो तस्करी के शक में बुरी तरह से पीटा और उसे जला दिया गया। इतना कुछ होने के बाद भी अब तक होना क्या चाहिए था? मोनू को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन उसके समर्थन में ऐसी पंचायतें हो रही है, पुलिस को ही सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। और मोदी जी का तो बयान, डोजियर हरियाणा सरकार को अब तक निकाल लेना चाहिए था, निकला नहीं है। और यह सब किसके दम पर हो रहा है? साफ है वीएचपी और बीजेपी के नेताओं के दम पर। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए इन्हें पता है कि ये पुलिस को भी धमका सकते हैं। हालांकि धमकी इन्होंने राजस्थान पुलिस को दी है, क्योंकि गिरफ्तारी और तलाश राजस्थान पुलिस करेगी। अपहरण और हत्या के मामले में नामजद आरोपी के समर्थन में ये लोग सड़क जाम कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं जैसे मोनू न हुआ कोई बहुत बड़ा समाजसेवी होगा जिसके साथ भयंकर नाइंसाफी हो रही हो। मोनू का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि 7-8 सालों में उसने 40-50 लड़कों का एक हथियारबंद गिरोह बनाकर, जी हां मैं इसको गिरोह कर रहा हूं क्योंकि उसका तौर तरीका गिरोह की तरह है, गैर कानूनी ढंग से वो सक्रिय है। और गिरोह करने की मेरे पास पर्याप्त वजह है, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहा है, हथियारबंद दस्ते के साथ फायरिंग करते हुए चेज करता है, ये पुलिस का काम है, उसका नहीं। लेकिन पुलिस की सरपरस्ती उसे मिली हुई है, इसलिए कई बार पुलिस से भी 2 कदम आगे रहता है। मारपीट से लेकर गोली चलाने और हत्या के प्रयास के मुकदमे उस पर पहले से भी है। जनवरी में भी वारिस नाम के युवक की हत्या में उसका नाम आया था, लेकिन कोई आंच नहीं आई। बीजेपी सरकार के शह और हरियाणा पुलिस की मिलीभगत से मोनू अपना दबदबा बढ़ाता चला गया। अब जब 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के बाद मामले ने तूल पकड़ा, तो एक बार फिर से जांच हो रही है।
लेकिन जांच से पहले ही मोनू को क्लीन चिट दी जा रही है, हिंदुत्ववादियों की तरफ से, वीएचपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से। इस बीच हरियाणा के गोपालगढ़ थाना प्रभारी राम नरेश का एक स्टिंग वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पुलिस वाला बता रहा है कि जुनैद और नासिर की बुरी तरह से पिटाई की गई थी और सबूत मिटाने के लिए 200 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी में डालकर दोनों को जला दिया गया। अब तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जुनैद और नासिर की हत्या में गिरफ्तार कथित गोरक्षक रिंकू सैनी ने भी कबूल किया कि दोनों को पीटा गया था। यह भी कहा जा रहा है कि बुरी तरह से घायल हालत में रिंकू अपने साथियों के साथ दोनों युवकों को, नासिर और जुनैद को, पहले फिरोजपुर झिड़का थाने ले गया जो हरियाणा में है, वहीं पकड़ा भी गया, सीमावर्ती इलाका है राजस्थान और हरियाणा का, ताकि मौत से पहले उसकी गिरफ्तारी थाने में दिखा दी जाए। लेकिन पुलिस वालों ने नासिर और जुनैद की हालत देखकर उन्हें थाने में रखने से मना कर दिया, क्योंकि लगा कि इल्जाम उन पर न लग जाए अगर दोनों की मौत हो जाए। उसके बाद रिंकू ने दोनों को वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर ले जाकर उसी बोलेरो गाड़ी में जिससे वो आए थे भरतपुर से, उन्हें जला दिया, जिसमें दोनों युवकों का नरकंकाल बरामद हुआ। यहां हरियाणा पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। कायदे से तो उस थाने के पुलिस वालों के खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जिस थाने के पुलिस वालों ने पिटाई के बाद जुनैद और नासिर को रिंकू सैनी के हवाले छोड़ दिया कि यहां से ले जाओ, कहीं और ले जाओ, जबकि रिंकू और उसकी गैंग की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी उसी वक्त उसी थाने में, और जुनैद और नासिर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था। पुलिस की पहली ड्यूटी यही थी, लेकिन पुलिस ने दोनों काम नहीं किया और अपनी बला टाल दी, और उसके बाद दोनों का नरकंकाल बरामद हुआ उसी बोलेरो गाड़ी में। जुनैद और नासिर की हत्या करने वाले आरोपियों में से रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आज ही पता चला, आज खबर विस्तार से छपी है कि ये तीनों हरियाणा पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करते थे। कई मौकों पर गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और छापे में भी पुलिस के साथ होते थे। कई बार ऐसी कार्रवाई के बाद एफआईआर में इनके नाम शिकायतकर्ता और गवाह के तौर पर भी दर्ज कर लिए जाते थे। मतलब पुलिस से बहुत क्लोज होकर काम करते थे उस गैंग के लोग जिन पर आरोप है दोनों युवकों की हत्या का। 14 फरवरी की रात जुनैद और नासिर को पकड़े जाने से पहले भी रिंकू सैनी की मुखबिरी पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर के मुताबिक भी राजस्थान की तरफ से एक पिकअप ट्रक में 5 गो तस्कर आए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए रास्ता ब्लॉक किया, लेकिन पांचों भागने में सफल रहे। रिंकू सैनी की निशानदेही पर पांचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जनवरी में भी 3 एफआईआर रिंकू और उसके साथियों की मुखबिरी के आधार पर हरियाणा पुलिस ने हरियाणा के फिरोजपुर झिड़का थाने में दर्ज किया। इससे एक बात तो साफ है कि कथित गोरक्षकों का यह समूह पुलिस के साथ मिलकर गो तस्करों को पकड़ने का काम करता था। कई बार गो तस्करी के शक में लोगों के साथ ज्यादतियां होती थी, मारपीट होती थी, किसी को भी पकड़ लेते थे और मारपीट कर पुलिस के हवाले कर देते थे। आरोप यह है कि ब्लैकमेलिंग से लेकर पैसे वसूली का काम भी होता था। मैंने पहले के भी दोनों वीडियो में कहा है, फिर कह रहा हूं कि अगर जुनैद पर गो तस्करी के 4-5 मुकदमे दर्ज थे, जैसा कि कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है, तो उसकी जांच पुलिस को करनी थी, फैसला कोर्ट को करना था और उसे सजा मिलनी चाहिए थी, जो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे गुंडों को, ऐसे गुंडे गोरक्षकों को लाइसेंस किसने दिया कि जुनैद और नासिर को पकड़कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दे? और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो तो हरियाणा पुलिस के पास मामला होता तो शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। भरतपुर के थे, राजस्थान के वो दोनों रहने वाले थे, इसलिए भरतपुर में राजस्थान पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब बचाने की ऐसी कवायद। इस बीच हो ये रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग एतराज जता रहे हैं। स्क्रीन पर आप कुछ लोगों के बयान देख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत तीखी प्रतिक्रिया उनकी है उस संदर्भ में जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2 दिन पहले, हालांकि उसको मैंने भी ट्वीट किया था, एक बृजलाल हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व डीजी रहे, उन्होंने अपने घर में गौरैया पाला है, उसको लेकर उन्होंने लिखा था कैसे गौरैया के घोंसले बनाए। तो प्रधानमंत्री ने लिखा, बहुत खूब आपका ये प्रयास, बहुत सराहनीय है। तो मैंने भी ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल पूछा था कि गौरैया को बचाने का यकीनन आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन हरियाणा में 2 युवकों को पीटकर गाड़ी में जला दिया गया है, इंसानों के साथ हैवानियत हुई है, सरकार बीजेपी की है और सारे आरोपी सरकार समर्थक है,
तो क्या ये खबर आपको परेशान नहीं करती सर? 2 दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए सवाल पूछा था, वही सुप्रिया श्रीनेत, उसी तरह की और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। और सवाल इसलिए है क्योंकि देश के मुखिया, सबसे बड़े सत्ताधीश मोदी हैं, जो गोरक्षकों के खिलाफ खुद बोल चुके हैं, और उसके बाद जो गोरक्षक हैं उन्हीं पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, या उनकी पार्टी के पैरोकार हैं। उनका सबका ट्रैक रिकॉर्ड आप जान चुके हैं। तो अब हमें इंतजार करना चाहिए, पुलिस की जांच से पता चले किसकी क्या भूमिका है। लेकिन उससे पहले अगर ऐसी घेराबंदी पुलिस की होती है या ऐसी मोर्चाबंदी मोनू मानेसर के पक्ष में होती है, तो देखना होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या निर्देश हरियाणा सरकार को जाता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। देश में हिंदू राष्ट्र के हिमायतियों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं, 14 महीने बाद चुनाव भी होने हैं। ऐसी घटनाएं अभी बहुत देखने को मिल सकती है। इससे एक ध्रुवीकरण होता है, एक नैरेटिव सेट होता है, हिंदू मुसलमान होता है, नारेबाजी होती है, और सब कुछ भारत माता के नारों के साथ होता है। आपको याद होगा कठुआ में क्या हुआ था, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर निकले थे। वहां भी भारत माता की जय के नारे लगे थे, और कई बार ऐसे मौकों पर जय श्री राम के भी नारे लगते हैं। तो ये भारत माता का नाम लेकर तिरंगा यात्रा निकालकर बलात्कारियों के पक्ष में भी खड़े होते हैं, और यहाँ एक आरोपी के पक्ष में खड़े होकर भी भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो भारत माता के सपूत हैं क्या, सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस अपील के साथ कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें।